हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो आपको बोला था रिवाइज करने के लिए, वीडियो को ठीक से देखा, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया। क्या क्या टॉपिक्स प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, याद है ना? वेक्टर से रिलेटेड आज वेक्टर ही डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में वेक्टर के टाइप्स हमने बताए थे। आज वेक्टर्स के एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वेक्टर को ऐड करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लें। जैसे सिंपली मान लो कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, सी वेक्टर हो। यदि उसके लेंथ को या उस वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में क्या फर्क आएगा, डायरेक्शन में क्या फर्क आएगा। तो जैसे हमने सिंपली लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। सपोज एक वेक्टर ए है, इसको पिक्चर से समझते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ए वेक्टर है, इसको हमने सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखिए इसके कलर को भी हमने चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसको हमने रियल नंबर 2 से एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब डायरेक्शन वेक्टर का वही रह गया, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया। तो जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो हमने लिखा भी कि मल्टीप्लाइंग वेक्टर ए विद अ पॉजिटिव नंबर सपोज लैम्डा गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय द फैक्टर लैम्डा। 2 से चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन उसका वही रह जाएगा। इसलिए मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा यहां पर लिखा, जो कि पॉजिटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया, उतना टाइम्स हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2a वेक्टर। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने वेक्टर ए लिया, अब उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो वेक्टर का नेगेटिव, तो नेगेटिव ये आ गया। अब इसको नेगेटिव नंबर मतलब यदि नेगेटिव बन गया और उसको 1.5, 2.5, 3.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। इसलिए मैथमेटिकली क्या हो गया कि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इनटू वेक्टर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए यहां पर डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब यहां पर वेक्टर को ऐड करने के मेथड क्या है? तो वेक्टर को ऐड करने का जो मेथड है उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज एक वेक्टर हमने ले लिया ए। अब ए वेक्टर लिया, इसके नियर बाई अनदर वेक्टर बी है, ये बी वेक्टर है। अब इनको आपको ऐड करना है। तो कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का जो टर्मिनल होगा जिसको हम लोग हेड कहते हैं, तो ए का हेड, ए के हेड और बी के टेल को कोइंसाइड कर देंगे। अब ए का हेड है ए वेक्टर, इसका हेड ये हो गया, और बी का टेल टैली कर गया। इसका मतलब ये हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो रिजल्टेंट बिकम्स पहले वाले वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड, ये कोइंसाइड करेगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इसका मतलब आर इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट दे दे ए प्लस बी। तो रिपीट कर दे रहे, हमने कहा कि ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, तो हेड टू टेल, और फाइनली जो रिजल्टेंट होगा
फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग पिक्चर से देखते हैं। तो पिक्चर क्या कहता है, तो जैसे हमने यहां पर ए वेक्टर लिया, अब ए वेक्टर के साथ हम बी वेक्टर को ऐड करेंगे, बी को उसके नियर आए तो रिजल्टेंट बिकम्स ए प्लस बी। और इसी मेथड को हम लोग हेड टू टेल मेथड कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन का यही रूल होगा। नेक्स्ट आ जाए, अब यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा आपने, अलजेब्रा में पढ़ा, क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहां पर जैसे ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, अब ए वेक्टर को बी के नियर ले जाओ, तो ए को हम बी के नियर ले जा रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट क्या दे देगा, बी प्लस ए। मिल गया। नेक्स्ट आ जाए, अभी हमने क्या किया था, ए को बी के नियर लाया था, अब हम लोग बी को ए के नियर लाएंगे, तो यहां पर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और बी को अब ए के नियर लाते हैं, तो बी को ए के नियर लाया, तो रिजल्टेंट बिकम्स ए प्लस बी। इट मींस बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। इसलिए मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर। तो ये हम लोगों ने एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहां पर जैसे दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल कैसे लेंगे, दो वेक्टर के बीच के एंगल के लिए, जैसे एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर एक जगह पर कोइंसाइड कर जाए, मींस हमने आपको वेक्टर के टाइप में पढ़ाया था को टर्मिनल। इसलिए जब को टर्मिनल होंगे तो उनके बीच का एंगल थीटा लेंगे, या को इनिशियल हो जाए, दोनों वेक्टर एक पॉइंट से इनिशिएट हो रहा हो, तो यहां पर जो एंगल लेंगे ये को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। तो दो कंडीशन आ गया, या तो दोनों वेक्टर टर्मिनेट करते हो तो एंगल ले लेंगे, या दो वेक्टर इनिशिएट करते हो कॉमन पॉइंट से तो वहां एंगल ले लेंगे। अब ऐसा एग्जांपल हो गया कि एक वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है, दूसरा यहां से इनिशिएट हो रहा है, अब इन दोनों के बीच का एंगल ले लिया, ये हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो हमने लिखा रॉन्ग प्रोसेस। तो इसका रेमेडी क्या है, तो रेमेडी कहता है कि यहां पर ए वेक्टर जो टर्मिनेट हुआ और जो बी वेक्टर इनिशिएट हुआ, तो टर्मिनेट वाले को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने के बाद अब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ले लेंगे। अब इसको यदि आप फिर से समझना चाहते हैं तो देख लीजिए यहां पर कैसे हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। हमने क्या कहा, आपको कॉन्सेप्ट ये दिया कि या तो दोनों वेक्टर इनिशिएट हो जाए, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर इनिशिएट हुआ तो ये एंगल ले लेंगे, या दोनों वेक्टर टर्मिनेट कर जाए, ये दोनों टर्मिनेट हो गए तो ये एंगल ले लेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल ये यदि हमने ले लिया तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर को आप एक्सटेंड कर दे, इसका मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये वेक्टर यहां आ गया। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल ले ले। अगेन एग्जांपल, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी ऐसे आ रहा है, अब हमें एंगल दोनों के बीच लेना है, तो बी को एक्सटेंड कर देंगे, अब इन दोनों के बीच आप एंगल ले सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पे हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे। तो पहला हमारा जो रूल है, यहां पर हमने आपको यही बताया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका राइट प्रोसेस यही हमने बताया कि इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसके बीच का एंगल ले लेते हैं। अब यहां पर हम लोग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे, तो 2 साइड और एक थर्ड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा।
तो कहता है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो वेक्टर दो साइड ऑफ ए ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant must be represented by the third side of a triangle taken in the reverse order. तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जैसे एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है. अब ये जो रिजल्टेंट हमने बनाया है ये हमारा रिवर्स ऑर्डर कहलाता है, ये रिजल्टेंट बनेगा. लेकिन यदि आपने बाई मिस्टेक ऐसा कर दिया कि एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर बी, तो हमने आपको बताया भी था कि हेड टू टेल मेथड से ऐड करते हैं, तो इसका हेड है इसका टेल है, और रिजल्टेंट आपका यदि आपने सेम ऑर्डर में लिखा तो ये कॉन्सेप्ट गलत है. लेकिन रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होता एडिशन का. एडिशन का प्रोसेस यही है कि आपने एक वेक्टर लिया है, सपोज ए वेक्टर ऐसे लिया दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो तीसरा रिवर्स ऑर्डर में होगा. ये सेम ऑर्डर है, आपने ऐसे एक वेक्टर लिया दूसरा वेक्टर ऐसे लिया तीसरा ऐसे ले लिया, तो ये सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते. अब इसके एनालिटिकल सॉल्यूशंस को हम लोग डील करेंगे. तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वैसे ही देखिए हमने क्या लिखा, एक पी वेक्टर लिया दूसरा क्यू वेक्टर लिया, और फिर हमने आपको बताया कि रिजल्टेंट क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल को ज्वाइन कर देंगे. अब यहां पर पी और क्यू हम लोग इसका मैथमेटिकल या एनालिटिकल सॉल्यूशन तभी ढूंढ सकते हैं जब हमें इसका इस ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर पता हो. तो बेस और परपेंडिकुलर पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले दो वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे. अब एंगल कैसे लेते हैं, तो एंगल लेने के लिए हमने क्या कहा था, यहां पर पी और क्यू के बीच एंगल नहीं ले सकते, इसके लिए हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे और फाइनली यहां एंगल ले लेंगे, एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, और ये एंगल अल्फा जो कि रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. अब इसके हम लोग मैथमेटिकल एनालिटिकल सॉल्यूशन पे चलते हैं. हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया ओ से इसको ए से रिप्रेजेंट कर दे, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दे, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एन है. यहां पर जो आपको वैल्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड मींस पी लिख सकते हैं. इसी तरह से आप नेक्स्ट वेक्टर है आपका ए बी का मैग्नीट्यूड क्यू इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको कि हम लोग ऐसे लिखेंगे. रिजल्टेंट ओबी है, ओबी का मैग्नीट्यूड आपका आर, और इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते. अब नेक्स्ट स्टेप इन ट्रायंगल ए एंड बी, इस ट्रायंगल में आए, ये ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया ए एंड बी, इस ट्रायंगल में बेस हमें ए एन पता हो, बी एन परपेंडिकुलर पता हो, तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा. तो यहां पर कॉस थीटा जिससे बेस बाई हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, तो ए एन अपॉन ए बी. ए एन बेस का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए बी हमें पता है क्यू, इससे हमें ए एन का वैल्यू मिल गया क्यू कॉस थीटा. ए एन का वैल्यू क्यू कॉस थीटा मिला, यहां पे इसको हम लोग क्यू कॉस थीटा लिख देते हैं. सिमिलरली इसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ए बी है, और ए बी का वैल्यू क्यू, तो यहां से बी एन इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा मिला. परपेंडिकुलर हमें बी एन का वैल्यू क्यू साइन थीटा मिल गया.
अब इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से लेके यहां तक P है, ये Q cos थीटा और ये Q sin थीटा। तो पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए तो इन ट्रायंगल ONB, इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का वैल्यू ON, परपेंडिकुलर BN, हाइपोटेन्यूज OB। It means OB square is equal to ON square plus BN square। अब ON OA plus AN है, OA plus AN, it is BN। OA का वैल्यू P, AN Q cos थीटा, BN Q sin थीटा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों टर्म में Q स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमें रिजल्ट मिलेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये हमें मैग्नीट्यूड देगा ट्रायंगल के थर्ड साइड का या रिजल्टेंट का, जिसको हम लोग फाइनली इस फॉर्म में लिखते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहां पर हम लोग ये वैल्यू जब फाइंड कर लेते हैं तो हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड कर लिया, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? सिंपली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने वेक्टर यहां से स्टार्ट किया और फाइनली आप यहां तक टर्मिनेट किए, तो इनिशियल टू टर्मिनल को ज्वाइन कर दे और ये जो एंगल फॉर्म करता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमने यहां पर एंगल अल्फा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा। ये पूरा वैल्यू हम लोगों को यहां से यहां तक P मिला था, ये वैल्यू हमारा Q cos थीटा था, ये वैल्यू हमारा Q sin थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर Q sin थीटा, बेस हमारा P प्लस Q cos थीटा, मींस tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये है। तो नेमिंग भी हमने वैसे ही किया था OAB और ये हमने N लिया था। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा BN हो गया और बेस हमारा पूरा ON हो गया। BN का वैल्यू Q sin थीटा है और ON का वैल्यू हमारे पास OA प्लस AN है। Q sin थीटा, OA का वैल्यू P हो गया, AN Q cos थीटा। तो डायरेक्शन का वैल्यू Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड किया, डायरेक्शन भी फाइंड किया। अब इस मैग्नीट्यूड को हम लोग इस फॉर्म में लिखने की हैबिट डाल देंगे। R इज इक्वल टू वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो प्रॉब्लम बनाने में काफी हेल्प करेगा। आप जब भी लिखना चाहें तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। R इज इक्वल टू R वैक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट P वैक्टर का स्क्वायर प्लस Q वैक्टर का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हम लोगों को मिल गया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में तो ये मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन। अब इसके कंडीशंस पे हम लोग आ जाएं। यदि हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, हमारे पास जो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या था भाई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो R बिकम्स क्या मिलेगा रिजल्ट, जल्दी से बताएंगे, क्विक
रिस्पॉन्ड करें आप लोग। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब यहां पे R इज इक्वल टू हम लोगों ने जो रिजल्ट फाइंड किया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो रूट में ये क्वांटिटी बन जाएगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इट बिकम्स P प्लस क्यू। वही हमने रिजल्ट लिखा है और मैक्सिमम इसलिए लिखा कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहां इसका यदि वेक्टर फॉर्म में देखें तो एक वेक्टर सपोज P, दूसरा वेक्टर Q, और दोनों को ऐड करेंगे तो P प्लस क्यू, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट बिकम्स दिस वन। सेकेंड कंडीशन, जब थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री रख ले, इसका मतलब टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां पर थीटा का वैल्यू 180, तो cos 180 का वैल्यू -1। तो आर रिजल्टेंट जो हम लोगों ने फाइंड किया था वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 -1। तो ये रिजल्ट हमें क्या दे देगा, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इट बिकम्स P माइनस क्यू। और ये मिनिमम को रिप्रेजेंट इसलिए करेगा कि cos का मिनिमम वैल्यू -1 और थीटा 180 डिग्री। इसका मतलब यहां पर दो वेक्टर को यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में रखें तो रिजल्टेंट इस फॉर्म में आ जाएगा, रिजल्टेंट बिकम्स P माइनस क्यू। थर्ड कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ये P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 0। इसका मतलब रिजल्टेंट बन जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर एक वेक्टर ये P है, दूसरा वेक्टर Q है, तो रिजल्टेंट बिकम्स अंडर रूट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोगों ने तीनों कंडीशन फाइंड कर लिया। अब ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो वेक्टर जैसे P है और Q के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दे, तो Q के डायरेक्शन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो पहले P और Q के बीच का एंगल कितना था, थीटा, अब ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और डायरेक्शन यहां पर अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि हम लोगों ने अभी जो मैथमेटिकली प्रूफ किया था या मैथमेटिकली हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड किया था, यही था हमारा दो वेक्टर P और Q, इनके बीच का एंगल थीटा लिया था हम लोगों ने। अब हमने कहा Q के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो ऑब्वियसली कि निगेटिव आ जाएगा, तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, 180 माइनस थीटा, और ये रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा। पहले रिजल्टेंट हमारा ये था, इस रिजल्टेंट ने P के साथ एंगल अल्फा बनाया था, अब यहां पर ये रिजल्टेंट P के साथ अल्फा नीचे बनाएगा। हम लोगों ने जो वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट लिखा है बस उसी को हम लोग यूज करेंगे। यहां पर P है, अब देख लीजिए Q का डायरेक्शन रिवर्स है तो -Q लिख देंगे। ये 2P और Q का डायरेक्शन रिवर्स, एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये P स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बन जाएगा, माइनस क्यू विद इन मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव बन गया, तो 2PQ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो रिजल्ट क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। इस फॉर्म में हम लोग रिजल्टेंट को याद रखेंगे। अब डायरेक्शन के लिए आ जाए, tan अल्फा। पहले डायरेक्शन क्या लिखा था हम लोगों ने, इस फॉर्म के लिए, इसके लिए, इस वाले के लिए डायरेक्शन हम लोगों ने लिखा था tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा लिखा था। अब यहां पर एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा।
तो यहां पर ये आ जाएगा Q साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस 180 माइनस थीटा। यहां पर Q साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, और ये P प्लस Q कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फाइनली Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P माइनस Q कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट है या नहीं। तो यहां पर यही हमारा रिजल्ट है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p की कॉस थीटा, और डायरेक्शन के केस में भी देख ले यही हम लोगों ने फाइंड किया था। तो ये हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल सॉल्यूशन भी किया। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। तो एक और लॉ को देख ले जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए भाई, 4 साइड्स चाहिए। तो यहां पर 2 वेक्टर लेंगे और 2 वेक्टर दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसके डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2 वेक्टर्स can be represented both in magnitude and direction by the 2 adjacent sides of a parallelogram. Then their resultant must be represented by the diagonal of the parallelogram. जो diagonal होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जैसे हमने एक वेक्टर P लिया, दूसरा वेक्टर Q जो उस ट्रायंगल लॉ में जैसे किया था, पहला P, तो मेथड क्या भाई, हेड टू टेल मेथड। तो पहले उसी मेथड से आना होगा। तो P और Q, अब यहां पर Q के पैरेलल अनदर वेक्टर ले लिया, इसका मतलब P और Q 2 एडजेसेंट साइड्स बन जाएंगे पैरेललोग्राम के, और इसके पैरेलल ये आ जाएगा P, तो रिजल्टेंट बिकम्स R। अब यहां पर P और Q के बीच हम लोगों ने एंगल थीटा लिया था मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने के लिए, एंगल थीटा। इसका मतलब यहां P है और ये Q है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। तो सेम एनालिटिकल सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे हम लोगों ने अभी बनाया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। बिल्कुल ये O हो गया जैसे हमने यूज किया था, A B हो गया। अब इसका नाम हम लोगों ने N किया था, यहां पर ये C कर दिया आप, ये P ये Q। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इस ट्रायंगल में Q cos थीटा, यहां क्या फाइंड किया था, Q sin थीटा। अब रिजल्टेंट हमारा R है, इसका मतलब यहां भी सेम कंडीशन। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, बता दो भाई, OA प्लस AN, ये हमारा बेस बन गया। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BN का स्क्वायर हो गया। अब O टू A हम लोगों ने P लिखा है, ये हमारा Q cos थीटा है, ये हमारा Q sin थीटा है। सेम ट्रीटमेंट। तो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हमने बना रखा है, बस आपको हमने रिकॉल कराया। इसलिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सेम एनालिटिकल सॉल्यूशन है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू वही आ गया और डायरेक्शन भी वही आ जाएगा। तो यहां रिजल्टेंट R और फिर डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। अब ये चीज से जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, डेली लाइफ में हम कहां इसको यूज करते हैं, कहां देखते हैं। तो हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। यही बर्ड के 2 विंग्स है, ये विंग 1 एंड 2, इन्होंने एक फोर्स एक्सर्ट किया। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एयर भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, और वो रिएक्शन R1 R2 है। इसका मतलब ये 2 एडजेसेंट साइड्स बन सकते हैं पैरेललोग्राम के, 2 वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये रिजल्टेंट इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए रिजल्टेंट इसके बॉडी के बीच से पास करता और ये बर्ड इजिली फ्लाई कर जाता है। रिपीट कर रहे हैं, यदि आप इसको नहीं समझ पाए तो ये जो विंग्स है,
इस विंग्स ने यहां एक फोर्स एक्सर्ट किया, इस विंग्स ने भी फोर्स एक्सर्ट किया और एयर का रिएक्शन हो गया R1, ये R2, ये दोनों मिलके एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर देंगे और ये रिजल्टेंट इसके अलोंग चला जाएगा। तो रिजल्टेंट फाइनली इसके बॉडी से पास करेगा और ये इजीली फ्लाई कर जाएगा। इस बेसिस पर जहां यहां भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा गुलेल जिसको कहते हैं हिंदी में, है आप लोगों ने गुलेल जरूर चलाया होगा, नहीं चलाया तो देखो भाई, सीखो। अब यहां पर यही आपके स्लिंग, इसके दो रबर बैंड हमने दिखा, इस रबर बैंड को हमने ऐसे दिखा, तो जैसे इसके बीच स्टोन ऐसे आपने किया, स्ट्रेच किया तो टेंशन क्रिएट होगा। यहां पर ये टेंशन क्रिएट हुआ, बीच में हमने एक स्टोन को डाल रखा T1 और T2, और फिर इसका रिजल्टेंट इसके बीच से पास करेगा तो स्टोन उसी पाथ को फॉलो करेगा जब यहां से ये रिलीज होगा। तो यहां भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया गया। इसी तरह से आप स्विमिंग करते हो तो दोनों हाथ से क्या करते हो, एक फोर्स एक्सर्ट करते हो, रिजल्टेंट आपके बॉडी से हेड से पास करता है और इजीली आप स्विमिंग कर लेते हो सॉरी। तो यहां पर ये हम लोगों ने, अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम करने से पहले रिकॉल कर ले, आर का वैल्यू क्या था भाई, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, और डायरेक्शन क्या था, tan अल्फा q sin थीटा डिवाइड बाई p प्लस q cos थीटा। इस तरह से याद करो, देखो पूरे क्लास में एनर्जेटिक रहोगे, एंजॉय करो। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के इक्वल है, कोई भी एक वेक्टर का। कहने का मतलब यहां पर है कि P और Q दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका जो रिजल्टेंट है किसी एक वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब यहां पर ये क्या कह रहा है, P, Q, R सभी इक्वल, इसको x मान लेते हैं। अब कहता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताएं, क्या था फॉर्मूला, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा। ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये x, इट इज 2x² cos थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको कैंसिल कर दो भाई, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो निगेटिव दे देगा। ये 2x² cos थीटा, x² कैंसिल हो गए, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, -1/2 120, देन थीटा बिकम्स 120 डिग्री। ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर ले भाई, थोड़ी आवाज तेज करके बोलना है क्लास में, तभी तो आप एनर्जेटिक रहोगे। चलो देखो यहां पर थीटा का वैल्यू चेक कर लेते हैं, 120 डिग्री क्वेश्चन के साथ ही आंसर था, ध्यान नहीं दिया था हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:5 है। इसका मतलब सपोज एक वेक्टर P, तो इसका वैल्यू हम लोग 3x मान लें, अनदर वेक्टर इसका 5x ले ले। कहता रिजल्टेंट कितना भाई, 28 न्यूटन, और एंगल इनके बीच थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 याद है ना। चलो तो फॉर्मूला आ जाए, R² इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो पहले लिखना ही है, प्लस 2pq cos थीटा। अब R का वैल्यू देखो भाई 28, x² को एलिमिनेट मत करना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आ सकती है। 3 का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू 3x इंटू 5x, और cos 60 का वैल्यू 1/2, ये आ गया 9x² हो गया, ये 25x² हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 15x² बन गया,
अब सबको जोड़े तो देखिए 49 बन गया। इसलिए हमने कहा था स्क्वायर को एलिमिनेट नहीं करोगे तो 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 28 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को एलिमिनेट करो तो 28 इज इक्वल टू 7x, देन x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4, तो p में हम लोग वैल्यू डाल दे 3 इंटू 4 इट इज 12 न्यूटन। यहां पर 5 इंटू 4 20 न्यूटन। हमारा आंसर 12 न्यूटन, 20 न्यूटन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन, इसका मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 and the magnitude of their resultant R is equal to 12 Newton. If the resultant makes an angle 90 degree with the force of a smaller magnitude, means R P के साथ एंगल अल्फा बनाता था, तो यहां पर अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री ले लिया। अब हमें क्या, दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड फाइंड करने, मतलब पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन से आ जाए, tan अल्फा क्यू साइन थीटा। थीटा नहीं दे रखा हमें, सिर्फ डायरेक्शन दे रखा है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम एनीथिंग डिवाइड बाय 0 लिख सकते, मींस 1/0। क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इससे कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -P/Q। कॉस थीटा मिल गया। अब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से आ जाए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू -P/Q डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू और क्यू कैंसिल हो गए, तो -2P स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये क्यू स्क्वायर -P स्क्वायर, और रिजल्टेंट आपको 12 दे रखा है, तो ये 144। ये लिख देंगे Q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, और Q प्लस पी का वैल्यू हमें 18 दे रखा है, और ये हमारा हो गया Q माइनस पी। तो Q माइनस पी इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 18, तो ये 8 हो जाएगा। तो Q माइनस पी का वैल्यू हमें मिल गया 8। P प्लस क्यू गिवन है हमें 18, तो Q प्लस पी को लिख दिया 18। P और P कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 26। Q बिकम्स 13 न्यूटन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो P का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 न्यूटन। यही हमारा रिजल्ट आ गया, और ये हमारे आंसर से टैली कर गया। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चार फोर्स दे रखे, P, 2P, 3P, 4P। ये कहता किसी स्क्वायर में ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के साइड्स बना लेते हैं भाई। तो साइड्स क्या बना ले, तो यहां पर सिंपली छोटा सा स्क्वायर बना के देखते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। ये हमारा P है, तो पहला वेक्टर हो गया। अब कहता 2P, सेकेंड वाला 2P ट्वाइस कर देते हैं इसको, तो यहां से यहां तक ये 2P हो गया। तो फर्स्ट वेक्टर ये मार्क कर देते हैं, ये सेकेंड वेक्टर 2P हो गया। अब कहता है यहां से 3P गए, तो यहां तक P है, ये 2P, ये 3P मान लो, तो यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो, तो ये आपका 3P हो गया। ये थर्ड वेक्टर हो गए। अब कहता 4P, तो ये देख लो यहां से यहां तक 2P है,
तो 4p यहां तक आ जाओ, तो ये 4p आ गए, तो फोर्थ वेक्टर हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना है। क्या मेथड है भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हेड टू टेल मेथड। तो फर्स्ट वेक्टर आपने कहां से स्टार्ट किया था, यहां से, और फाइनली कहां पर गए, यहां गए। इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो ये इसको हम लोग मिला दे डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा कितना है, ये टोटल 3p है, यहां से यहां तक p है, तो ये हमारा हो गया 2p। और थोड़ा ये फिगर में छोटा बनाए, ये हमारा 2p है, तो ये 4p है, तो ये फिगर में थोड़ा आपको नजर आ रहा है 2p। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री प्रैक्ट कर गए, तो रिजल्टेंट बिकम्स अंडर रूट 2p का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर हो गया, 8p स्क्वायर हो गए, और इसका रूट निकालेंगे तो ये 2√2p हो जाएगा। आंसर हमारा टैली कर गया। इंटरेस्ट आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में इसको वेक्टर फॉर्म में इनफैक्ट दे रखा है। ये आप ऐसे समझेंगे, इट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यदि आप दोनों को स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये फाइनली हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी, अब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये सी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर, यहां से यहां तक ये सी स्क्वायर बन गए, ये आ गया 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा 0, और 0 हम लोग किसका वैल्यू लिखते हैं, 90 डिग्री, थीटा बिकम्स 90 डिग्री। तो यहां पर परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज। अब ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला, इनइक्वालिटीज में लेस देन एंड इक्वल टू, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने जो आज रिजल्ट पढ़ा है, उसी रिजल्ट को रिकॉल कर ले। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, यहां ए और बी है, और वहां पी और क्यू था। रिजल्टेंट हम लोगों ने आर लिखा था, यहां हम लोग रिजल्टेंट ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर्मूला जो है उसी को हम लोग यूज करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये था। अब यहां रिजल्टेंट आर को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस फॉर्म में लिखा है। पहला कंडीशन फाइंड करने के लिए, यही हमारा रिजल्ट है। अब इसमें जो वैल्यू है थीटा को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब कॉस के वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखना है 0 डिग्री पर। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू आपको याद रखना है -1, जब 180 डिग्री हो जाए।
तो यहां पर पहले कंडीशन में क्या कहता है, ए प्लस बी, ये मैक्सिमाइज कब होगा, विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू +1। cos थीटा का वैल्यू जब +1 होगा तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए प्लस बी मैक्सिमम, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट लगा दे, रूट में जैसे हम लोगों ने लिखा है वैसे ही लिखेंगे। 2ab cos +1 हो जाएगा, cos +1 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर +2 ab हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, इट बिकम्स मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। क्लियर? अब मैक्सिमाइज है तो यहां पर मैक्सिमम के लिए इनइक्वालिटीज क्या लिखा है, लेस देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ए प्लस बी मैक्सिमम के लिए लेस देन एंड इक्वल टू, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट ये आ गया। अब बी पार्ट के लिए, बी पार्ट में देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट के लिए मिनिमम, तो यहां पर हम लोग मिनिमम लगा देंगे। कॉस का वैल्यू -1, तो ये +1 की जगह -1, तो यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये -1, तो ये -1 यहां पर माइनस आ जाएगा, ये हमारा मिनिमम लिखाएगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, और ये इनइक्वलिटीज इसकी जगह पर यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे इनइक्वलिटीज मिनिमम के लिए ए प्लस बी, और मिनिमम देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, यहां साइन कन्वेंशन है माइनस, यहां माइनस, इसलिए ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो दो रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट रिजल्ट पे हम लोग आ जाए, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, सी और डी के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके बीच का एंगल थीटा था। यदि बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो ये एंगल थीटा की जगह पर इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही, ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस बी स्क्वायर +2 ए माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा। फाइनली देखिए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो -2a बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये रिजल्ट आ गया। अब कॉस के वैल्यू को यहां पर यदि हमको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो कॉस का वैल्यू हमको नेगेटिव रखना पड़ेगा, और फिर वही इनइक्वलिटीज मैक्सिमा के लिए, मिनिमम के लिए हम लोग ये यूज करेंगे जो हम लोगों ने इनइक्वलिटीज अभी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए पढ़ा। तो सी पार्ट के लिए आ जाए। अब इस क्वांटिटी को हमको, ये इनइक्वलिटीज है, इसका मतलब मैक्सिमाइज करना है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा -1।
क्योंकि मैक्सिमाइज करने के लिए क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है। तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू, तो यहां पर इनइक्वलिटीज हम लोग यूज कर लें। इन इक्वलिटीज में या हम लोग सबस्क्रिप्ट में मैक्सिमा लिख दें, ये हमारे पास जो वैल्यू है वही हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर -2ab और कॉस का वैल्यू -1 पॉजिटिव हो गया। तो अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2ab। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें तो a प्लस बी हो जाएगा। और यहां मैक्सिमाइज को हम लोग इनइक्वलिटीज में चेंज कर देंगे। तो इनइक्वलिटीज में चेंज करके देखिए क्या मिलता है। मैक्सिमा के लिए लेस देन इक्वल्स टू, तो फाइनली ये रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। यही रिजल्ट हम लोगों को फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए हमें, यहां मिनिमा, ये क्वांटिटी वैसे ही लिखेंगे और ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। यहां पर +1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस और ये मिनिमा होगा, ये मिनिमा। तो यहां पर फाइनली a प्लस बी, मिनिमा के लिए ये कंडीशन, तो ये a माइनस बी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने चारों रिजल्ट फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एनर्जी बचा है क्लास में, देखो हमें कितना एनर्जी है, वैसे ही आपका भी होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट वेक्टर पी एंड क्यू इज आर। पी और क्यू ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का कुछ एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो दो वेक्टर, एक पी वेक्टर दूसरा क्यू वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आर है। अब कहता है इनके डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, तो यहां पर क्यू के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो माइनस हो जाएगा। ये एंगल यहां पर क्या भाई थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहता है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा, पहला कंडीशन ये आ गया कि जब एंगल थीटा दे रखा है, तो ये आ गया। डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या फॉर्मूला बन गया, जल्दी से बता दो, -2pq cos थीटा बन गया। दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो गए। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो गया और ये ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर, देन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देख लीजिए हमारा रिजल्ट टैली कर गया। कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं? अपने रिस्पॉन्स तो भाई कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर का नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन पर बात करेंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर करना और कमेंट तो जरूर लिखा करे भाई। चलिए ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।